नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे आज 24 जुलाई के एडिटोरियल सेशन की। जो बच्चे नए जुड़े हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा सेशन है जहाँ पर आप वोकैबुलरी सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, इसके अलावा ट्रांसलेशन सीखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन सीखते हैं। सभी चीज़ें एक ही सेशन में हैं। अगर आप एडिटोरियल मेरे साथ रेगुलर देखते हैं तो आपको कहीं और तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत आपको इंग्लिश में नहीं पड़ेगी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। आइए स्टार्ट करें। डोंट बी द सेम, बी बेटर। सेम नहीं बने रहना है, हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना है। अगर कोई बच्चा जानता हो, जब मैंने 2 साल पहले एडिटोरियल पढ़ाना शुरू किया था, उस समय से लेकर अब तक अगर आप जुड़े हैं, या फिर मैं आपसे भी कहूँगा कि प्लेलिस्ट में जाकर पिछले एडिटोरियल्स को देखिएगा, उन एडिटोरियल्स में और आज के एडिटोरियल में आपको रात दिन का अंतर नज़र आएगा। वो केवल अपडेशन के कारण है। मैंने अपने आप को बहुत अपडेट करने की कोशिश की है, बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है। आप लोगों के साथ साथ मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। वैसे ही आपको भी अपडेट करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि मोबाइल में ऐप्स होती हैं, अगर उनको आप अपडेट नहीं करते हैं तो वो ऐप काम करना बंद कर देंगी। ठीक वैसे ही अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो दुनिया में आप भी चलना बंद हो जाएंगे। मीन्स आप उस रेस का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो रेस में बने रहना चाहते हो तो अपने आप को अपडेट करते रहें। आशीष क्लासेस ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी डाउनलोड किया जा सकता है। काफ़ी सारे पेड कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, ज़रूर से आप इनको विजिट करें। और कल ही हमने एक ई बुक लॉन्च की है। जनवरी से जून तक के जो एडिटोरियल वर्ड्स हैं, जो बच्चे पहले से न्यूज़पेपर एनालिसिस के कोर्स का हिस्सा हैं, उनको पता है ये चीज़ें, उनके पास तो वोकैबुलरी पहुंचती ही है। लेकिन अगर आप एक जगह प्राप्त करना चाहते हैं सभी वर्ड्स, लगभग 1800 के करीब वर्ड्स हैं, तो आप ये ई बुक बाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आप इसको पढ़ पाएंगे। कैलिब्रेटेड बैलेंस नाम से आज का एडिटोरियल है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में इस एडिटोरियल के माध्यम से लेखक ये बोलना चाहता है कि भाई भारत जो है, भाई एस जयशंकर जो हैं, भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात बताई कि भारत ने हमेशा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई है। भारत कभी भी गुट का हिस्सा नहीं रहा है। लेकिन आज हम माहौल देखते हैं तो मल्टीपोलरिटी देखने को मिलती है। सारा विश्व जो है अलग अलग धड़ों में बटा हुआ नजर आता है। तो भारत को थोड़ा सा तालमेल बैठाने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक ऐसा बैलेंस बैठाने की ज़रूरत है जो मेजर्ड हो, नपा तुला सा बैलेंस हो, ताकि किसी को नाराज़ भी ना करें और कोई मतलब यूँ कहें कि किसी की दोस्ती से दूसरा नाराज़ हो जाता है। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखकर भारत को आगे चलने की ज़रूरत है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से आप इसे शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में, और ज़रूर से लाइक करके जाएं अगर आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हेडलाइन है कैलिब्रेटेड, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है मेजर्ड। कैलिब्रेटेड का मतलब क्या है? मेजर्ड, MEASURED, या फिर गेज्ड कह सकते हो, GAUZED। नपा तुला कह दीजिए, ठीक है, नपा तुला। और बैलेंस का मतलब संतुलन है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कैलिब्रेटेड क्या चीज़ है, यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच में अगर जानना चाहें तो ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है। तो ये एक ऐसा संतुलन है जो नपा तुला संतुलन है, जो भारत को अब ज़रूरत है बनाने की। ठीक है, आगे देखिएगा। इन सेपरेट स्टेटमेंट्स दिस वीक। इन मतलब में, सेपरेट का मतलब अलग अलग, स्टेटमेंट्स का मतलब वक्तव्य, कथन। दिस वीक, इस सप्ताह। तो इस सप्ताह जो अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर इनका नाम है, इन्होंने क्या किया है? लेड आउट। ले आउट जो है, इसका यहाँ पे मीनिंग है एक्सप्लेन करना। लिख लीजिएगा, ले आउट से यहाँ पे मीनिंग है एक्सप्लेन करना, समझाना। ठीक है, तो एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने समझाया है। क्या बताया है, क्या एक्सप्लेन किया है? इंडियाज वर्ल्ड व्यू, भारत का वैश्विक दृष्टिकोण। व्यू का मतलब यहाँ ओपिनियन है। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब यहाँ पे है के चलते। ठीक है, के चलते, व्हेन कन्फ्रंटेड विद, यू कैन से। ठीक है, तो कह रहा है भारत का जो वैश्विक दृष्टिकोण है उसको एक्सप्लेन किया है। किसके चलते? ग्लोबल चैलेंजेस के चलते, वैश्विक चुनौतियां हैं उनके चलते। मैनी ऑफ विच, अब कह रहा है मैनी ऑफ विच, उनमें से अधिकांश, उनमें से अनेक, किन में से? चैलेंजेस में से। पुल इट, ये चैलेंजेस जो हैं वो भारत को खींचती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस का मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में। इट यहाँ पे भारत के लिए आ रहा है।
पुल का मतलब खींचना होता है। तो ये भारत को खींचती हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। डिफरेंट जो है वो अपने साथ में प्लूरल नाउन लेगा, क्योंकि डिफरेंट का मतलब भिन्न भिन्न है, तो भिन्न कोई चीज़ एक से तो हो नहीं सकती, प्लूरल की रिक्वायरमेंट है, इस कारण से प्लूरल नाउन है। डिफरेंट के साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है प्रेपोजिशन की तो फ्रॉम लगाते हैं। अगर आप ये बताएं कि अनलाइक हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, तब। अगर डिफरेंट में आप अगर डिफर शब्द है और डिफर में विद भी लगता है, अगर आपको ये दे रखा हो कि डिसअग्री है, अगर कोई दो व्यक्ति किसी बात को लेकर डिसअग्री है तो विद लगाना है, अगर अनलाइक है, अलग अलग हैं, तो फिर फ्रॉम लगाना है। दोनों चीज़ें हो सकती, लेकिन डिफरेंट में फ्रॉम लगता है जब भी जरूरत हो, किससे अलग है तब। तो यहाँ आपने क्या सीखा, एस जयशंकर सब्जेक्ट है, लेड आउट यहाँ पे वर्ब है, कैलिब्रेटेड का मतलब मेजर्ड या गेज्ड है। तो अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए थे इस सप्ताह, उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समझाया कि भारत का वैश्विक दृष्टिकोण समझाया। और वैश्विक दृष्टिकोण किसके चलते समझाया, कि ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनके चलते, कि आज बहुत ही वैश्विक चुनौतियां हैं, और वो चुनौतियां हैं जो भारत को अलग अलग डायरेक्शंस में लेकर जाती हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पे समझने की है कि ये जो लेड है, ऐसे देखिए यहाँ पे लाई होता है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, लाई एंड ले, ये तीन चीज़ें याद रखिएगा, लाई, ले, लेन। एक तो ये होता है, एक होता लाई, लाइड, लाइड। फॉर्म्स बता रहा हूँ वर्ब की, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म जिसको आप बोलते हैं, और लेड एंड लेड। ये बीच वाला है, यहाँ तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं, ये तो झूठ बोलने संबंधी है ना, ये तो झूठ बोलना है, झूठ बोलना। ये वाला जो लाई है, ये है लेटना या पड़े रहना, लेटना या पड़े रहना। ये वाला जो ले है, ये होता रखना। ठीक है, याद रखना। कई बार जो फर्स्ट फॉर्म है वो देखो सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, ये आपको पहचानने की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस से जान जाएंगे, बार बार में इन चीज़ों को पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, मिस्टर जयशंकर कंटेंशन, कंटेंशन का लड़ाई भी होती है, संघर्ष भी होता है। यहाँ पे लड़ाई संघर्ष नहीं है, इसका मतलब है ओपिनियन। क्या मतलब है? ओपिनियन। कंटेंशन से मतलब है ओपिनियन। तो कह रहा है कि मिस्टर जयशंकर का जो ओपिनियन है, मिस्टर जयशंकर की जो राय है, तर्क है, वॉज दैट, वो ये था। अब कंटेंशन को देखकर क्या लगा दिया? वॉज। तो कंटेंशन ये था दैट नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट का मतलब गुट निरपेक्षता, लिख लीजिएगा। नॉन अलाइनमेंट का मतलब गुट निरपेक्षता, किसी भी गुट का हिस्सा ना होना। तो मिस्टर जयशंकर का तर्क इसमें यह था कि गुट निरपेक्षता जो है एज ए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब एक धारणा, एक विचार के रूप में, तो गुट निरपेक्षता एक विचार के रूप में बिलोंग टू, बिलोंग के साथ में टू लगता है, ये संबंधित थी किससे? अब बाईगोन एरा। बाईगोन एरा का मतलब पास्ट टाइम, पिछले समय से, पहले जो टाइम बीत चुका उससे। एंड दैट मल्टीपोलरिटी, मल्टीपोलरिटी से मतलब क्या है? मल्टीपोलरिटी, देखो पोलरिटी जो है वो ध्रुवीकरण को बोलते हैं, पोलराइज पढ़ा है आपने काफ़ी बार। तो यहाँ पे मल्टीपोलरिटी का मतलब काफ़ी सारे गुट बने हुए हैं, मल्टी जहाँ लग जाता है वहाँ पे इसका मतलब दो से अधिक है ना, बहुत सारे हैं। पोलरिटी का मतलब ध्रुवीकरण है, तो ये कह रहा है बहुत सारे जो ध्रुवीकरण हो रखा है, बहुत सारे गुट बने हुए हैं इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। नेसेसिटेटेड, उसने आवश्यक बना दिया, क्या? दैट की इंडिया वुड हैव टू टेक अ डेफिनेट स्टैंड, कि भारत को अब एक निश्चित स्टैंड लेना पड़ेगा। वुड हैव टू दे रखा है क्योंकि है तो ये विल हैव टू, कल ही हमने डिस्कस किया था, काफ़ी सारे बच्चों ने वाक्य बनाए भी थे, ठीक है। तो वुड हैव टू ना आके यहाँ पे मतलब विल हैव टू होना चाहिए था, लेकिन वुड हैव टू इसलिए है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म आपको दे रखी है। अब जब सेकंड फॉर्म आ चुकी है कंजंक्शन से पहले, तो आपको आगे वाला पार्ट भी चेंज तो करना ही है, तो विल हैव टू के स्थान पे वुड हैव टू। तो ये अंडर कंपल्सन कोई भी काम भविष्य में करना है उसके लिए वुड हैव टू है, तब भारत को करना पड़ेगा क्या? टेक अ डेफिनेट स्टैंड, भारत को एक निश्चित स्टैंड लेना पड़ेगा। निश्चित स्टैंड का मतलब क्या है कि आप किसके साथ हो, ये स्थिति क्लियर करो। अमेरिका के साथ हो तो अमेरिका की तरफ चले जाओ, आप अगर चाइना के विपक्ष में हो तो ये स्टैंड लो, फर्म स्टैंड लो कि हम चाइना के विपक्ष में ही हैं, इस प्रकार से। एंड इवन टेक रिस्क ऑन इश्यूज, और भारत को यहां पर रिस्क भी लेनी पड़ेंगी। अब ये एंड के बाद में टेक सीधा आया है क्योंकि देखो यहां वुड हैव टू तो आ ही चुका है, अब रिपीट करने की जरूरत तो आपको है नहीं कि वुड हैव टू को फिर से रिपीट करेंगे आप। इसलिए आप यहां देखिए कि टेक जैसे V0 दे रखा है वैसे यहां पे टेक V0 है, ये विल हैव टू ही मतलब वुड हैव टू यहां पर भी है, इवन का मतलब भी, तो रिस्क भी लेनी पड़ेंगी। ऑन इश्यूज, मुद्दों पर, जैसे कि अब मुद्दे कौन कौन से दे रखा है, सच एज एग्जाम्पल बताने के लिए आता है, जैसे कि मुद्दे कौन से है? कनेक्टिविटी का मुद्दा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम का मतलब समुद्र से संबंधित, रिलेटेड टू सी, तो समुद्र संबंधित सुरक्षा का मुद्दा है। टेररिज्म, आतंकवाद का मुद्दा है। एंड क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है।
बात समझ में आ गई। देखिए, जयशंकर का तर्क इसमें यह था कि गुटनिरपेक्षता जो है एक विचार के रूप में वो मतलब भूतकाल का विषय हो गया। गुटनिरपेक्षता कि हम किसी गुट का हिस्सा नहीं रहेंगे, वो एक भूतकाल का विषय हो गया है। और आज जो पूरे विश्व में अलग अलग धड़े बने हुए हैं, अलग अलग गुट बने हुए हैं, उसकी ये आवश्यकता थी कि भारत को भी यहाँ पे एक स्टैंड लेना पड़ेगा। भारत को भी निश्चित स्टैंड लेना पड़ेगा, किसी गुट में शामिल होना पड़ेगा और यहाँ तक रिस्क भी लेना पड़ेगा कुछ मुद्दों को लेकर, जैसे कि ये मुद्दे हैं। बात समझ में आ गई आपको। नेसेसिटेट यहाँ पे वर्ब के रूप में था। मल्टीपोलरिटी, बहुत सारे गुटों में बटे होने को बोलते हैं। बाइगोन एरा का मतलब बीता हुआ समय है, बीता हुआ युग है। एरा जो शब्द है इसको आप लिख सकते हैं। एरा का मतलब क्या है, लिख लीजिए। एरा से मतलब है युग, तो इसको इपोक कहा जा सकता है, इसको ईयन कहा जा सकता है, इयोन कहा जा सकता है। ठीक है, ये सब एरा के सिनोनिम्स हैं, लिख सकते हैं आप, ये सब एरा के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो ये हमने सेकंड स्लाइड पे डिस्कस कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। कह रहा है कि हाउएवर ही मेड इट क्लियर, हालांकि उन्होंने क्लियर किया। अब ये हालांकि क्यों लगाना पड़ा इसको, क्योंकि लेखक यहाँ थोड़ा सा अलग एक मार्ग अपना रहा है, थोड़ी सी अलग बातें करेगा। पहले क्या कहा कि जयशंकर ने कहा कि भाई गुटनिरपेक्षता पहले का टाइम था, उस समय गुटनिरपेक्षता ठीक थी, लेकिन आज के दौर में गुटनिरपेक्षता ठीक नहीं है। आज तो किसी न किसी गुट में शामिल होना ही पड़ेगा, फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा। अब कह रहा है हालांकि उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने क्या क्लियर किया, दैट इंडिया डज नॉट रिजेक्ट नॉन अलाइनमेंट इन इट्स एंटायरिटी। एंटायरिटी का मतलब संपूर्णता, कि भारत जो है वो गुट निरपेक्षता को पूरी तरीके से नहीं नकारता है, रिजेक्ट नहीं करता है कि आज गुट निरपेक्षता होनी ही नहीं चाहिए, किसी न किसी गुट का पक्का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से नहीं नकारता है। एंड दैट, और ये चीज़ कि वाइल इट वुड नो लॉन्गर रिमेन डिसएंटेंगल्ड फ्रॉम डिफिकल्ट डिसीजंस। डिसएंटेंगल का मतलब देख लो, अनटेंगल करना है। डिसएंटेंगल का अनटेंगल, अनरेवल, अननॉट, अनटाई। एक प्रकार से कोई चीज़ उलझी हुई है उसको सुलझाने को बोलते हैं डिसएंटेंगल। लेकिन देखिए नो लग रखा है, तो ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। दो नेगेटिव आप जानते हैं मैथ में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो इसको उस रूप में पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे फंसे रहना कह सकते हो ना। फिर देखो क्या कहना चाहता है, और ये कहा कि वाइल इट वुड नो लॉन्गर रिमेन डिसएंटेंगल्ड फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशंस, कि यद्यपि, वाइल का मतलब यद्यपि हो गया, दो क्लोज बताएगा ये, कि यद्यपि भारत जो है अब ज़्यादा, अब नो लॉन्गर का मतलब अब नहीं रहेगा, मतलब है ना। इसका देखो वाक्य बना के देखोगे, नो लॉन्गर वाला काफ़ी बार आता है, आप समझेंगे तब। अब इसका वाक्य बनाइएगा। कल जो मैंने आपको दिया था होमवर्क कि आपको एडिटोरियल वर्ड्स को लेकर एक कहानी फ्रेम करनी है, उनमें उन बच्चों ने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, जैसे सनाया उपाध्याय है ना, अनीश, महेंद्रनाथ, काफ़ी सारे नाम हैं, दिव्या चैनपुरिया, ये काफ़ी सारे नाम थे जिन्होंने लगातार, वो लोग वोकैबुलरी लिखते हैं, वो लोग लगातार आपके लिए काफ़ी कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। उनसे ये भी एक मैं कहूँगा कि आप लोग ये भी काम करें, अगर आपको समय मिल जाता है इतना तो ये भी कर लीजिए, आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ही आएगा। जो भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को लेकर, जो एडिटोरियल में वर्ड्स आपने पढ़े हैं उनको लेकर 5 वर्ड 10 वर्ड को लेकर एक कहानी फ्रेम करिए, ठीक है। और साथ साथ में जो मैंने सेंटेंसेस बनाने के लिए कहा था, विल हैव टू, शैल हैव टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, कुछ ने बनाए हैं वाक्य, ऐसी बात नहीं है। जैसे प्रेमपाल नाम का मुझे एक याद आ रहा है, उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही नो लॉन्गर पे वाक्य बनाने की कोशिश करें, जैसे आई शैल नो लॉन्गर बी इन टीम, अब मैं टीम में नहीं रहूँगा। इंडिया विल नो लॉन्गर प्ले एग्रेसिवली, भारत अब आक्रामकता से नहीं खेलेगा। तो ऐसे वाक्य बनाने के लिए नो लॉन्गर का प्रयोग करते हैं। तो भारत अब ज़्यादा समय तक, मतलब क्या कहें कि डिसएंटेंगल्ड नहीं रहेगा, मतलब सुलझा हुआ नहीं रहेगा, इसका मतलब उलझ जाएगा, है ना। फ्रॉम डिफिकल्ट डिसीजंस, किससे सुलझा हुआ, डिफिकल्ट डिसीजंस के, बड़ी मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते थे भारत को। तो ऐसा तो है नहीं कि अब मुश्किल डिसीजन लेने नहीं पड़ेंगे, सुलझ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गुट निरपेक्षता काम आने वाले नहीं है। तो हालांकि उन्होंने ये बात स्पष्ट करी कि भारत इस बात को रिजेक्ट नहीं करता है, सिरे से खारिज नहीं करता है कि गुट निरपेक्षता होनी चाहिए। और ये बात भी बताई, एंड दैट, है ना, और ये बात भी बताई कि यद्यपि भारत जो है वो अब सुलझा हुआ नहीं रहेगा डिफिकल्ट डिसीजन से, इट वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, फिर भी भारत ये समझौता नहीं करेगा। एक तरफ तो क्या कह रहा है, वाइल से लगाया तो दो बातें अलग अलग दिशा में जाएंगी। एक बात क्या कह रहा है कि भारत अब उलझा हुआ, मतलब सुलझा हुआ नहीं रहेगा, भारत को डिफिकल्ट डिसीजन लेने ही पड़ेंगे। हालांकि मतलब वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, भारत समझौता भी नहीं करेगा ऑन इट्स इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता से। मीन्स आज तक गुट निरपेक्षता अपनाता रहा है भारत, आज तक किसी गुट में नहीं रहा है।
तो भारत इंडिपेंडेंट रहा है, भारत पर किसी का दबाव नहीं रहा है। तो इन्होंने कहा कि भारत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, इस चीज़ से समझौता नहीं करेगा अपनी इंडिपेंडेंस से। इट्स जो है पजेसिव एडजेक्टिव है और भारत के लिए आ रहा है। इट को देखकर, देखो ये इट है, इसी को देखकर ये इट्स आ रहा है। कई बार गलती आ जाती है, इट यहाँ पे है वहाँ हिज दे दिया, यहाँ इट है वहाँ हर दे दिया, यहाँ इट है वहाँ आवर दे दिया, गलत हो जाएगा फिर। मोर इंपॉर्टेंटली, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ही सेड दैट इंडिया हैज़ नेवर बीन पार्ट ऑफ एन अलायंस सिस्टम। अलायंस का मतलब गठबंधन होता है, ठीक है, गुट होता है। तो कह रहा है कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उन्होंने कहा कि भारत कभी भी हिस्सा नहीं रहा है गठबंधन का, किसी भी गुट का हिस्सा नहीं रहा है, नॉर विल इट एवर बी, और ये भी कहा है कि कभी रहेगा भी नहीं, है ना। एक बात मैंने ये हाईलाइट की है इसलिए की है कि नॉर से जब सेंटेंस का स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है, पहले देखो वर्ब है उसके बाद में सब्जेक्ट है। तो नॉर से सेंटेंस का स्टार्ट, कोमा के बाद में नया क्लोज स्टार्ट किया हमने, नया उपवाक्य स्टार्ट किया, तो पहले वर्ब आएगी उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। तो इन्होंने कहा कि भारत ना तो कभी हिस्सा रहा है अलायंस सिस्टम का और ना ही कभी रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, ही एडेड दैट, उन्होंने एक बात और जोड़ दी इसमें, एड का जोड़ना, इवन द यूएस मस्ट लुक बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट अलायंसेज। क्या कहा, दैट इवन द यूएस, की यूएस को भी, यूएस से पहले दे लगता है, पता है आपको, वो देशों के नाम जिनके साथ में यूनाइटेड जुड़ा हुआ रहता है वहां पे दे लगता है। तो इन्होंने ये बात जोड़ी कि यूएस को भी मस्ट लुक, देखना ही चाहिए, मस्ट आ गया, जरूर से जरूर काम करना चाहिए, बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट अलायंसेज, मतलब वर्तमान में जो भी गुट हैं यूएस के, जिन जिन गुटों में यूएस शामिल है उन सब से परे देखना ही चाहिए। एंड एंगेज विद मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स, और मल्टीलेटरल का मतलब बहुपक्षीय, ये कहीं हमने डिस्कस किया था कि लेटरल जहां जुड़ा रहता है इसका मतलब साइड होता है, और मल्टी का मतलब बहु पक्षीय हो गया, क्योंकि साइड है, पक्ष है, तो अनेकों साइड्स के अंदर अरेंजमेंट्स को मतलब यहाँ पे एंगेज होना चाहिए, और यूएस को एंगेज होना चाहिए, संलिप्त होना चाहिए, है ना, किसके साथ जुड़ना चाहिए, मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स के साथ में, ऐसी व्यवस्था के साथ में जहाँ पे बहुत सारे पक्ष साथ में जुड़े हुए रहें। ऐसा नहीं है कि एक सीमित पक्ष में आपने 2 देशों के साथ ही खड़े हो गए, आपको बहुत सारे देशों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मिस्टर जयशंकर एक्सप्लेन, मिस्टर जयशंकर ने समझाया दैट वाइल नॉन अलाइनमेंट वर्कड फॉर इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन। देखो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, उसको ही आज रशिया बोलते हैं, तो उसी को सोवियत यूनियन कहा गया है। तो कह रहा है कि मिस्टर जयशंकर एक्सप्लेन, मिस्टर जयशंकर ने एक्सप्लेन किया कि वाइल नॉन अलाइनमेंट वर्कड फॉर इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, जब शीत युद्ध का दौर था, एरा का मतलब युग है तो दौर कह दीजिए, तो नॉन अलाइनमेंट मतलब निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता ने वर्कड काम किया फॉर इंडिया, भारत के लिए, ड्यूरिंग मतलब किस दौरान, शीत युद्ध के दौरान। शीत युद्ध किसका चल रहा था, जब यूएस और रशिया का शीत युद्ध चल रहा था, उस समय गुट निरपेक्षता की नीति ने भारत के लिए काम किया। अब कह रहा है, देखो वाइल लग गया था ना, इसका मतलब तब तो काम कर लिया, अब कह रहा है फिर भी द फैक्ट दैट इंडिया एंड चाइना शेयर अ लैंड बाउंड्री वुड ऑलवेज बी ए फैक्टर। लेकिन अब भारत और चाइना जो है वो एक लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, एक थल सीमा जो है वो भारत और चाइना की लगती है आपस में। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जब बाउंड्री आपस में लगती है, जुड़ती है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं एबट। ये कल के सेकंड एडिटोरियल में वर्ड आया था, एबट कह सकते हो, ठीक है, एजोइन कह सकते हो, आप सीधा बॉर्डर को वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हो। तो ये होता है कॉमन बाउंड्री शेयर करना। तो भारत और चाइना की सीमा लगती है आपस में, वुड ऑलवेज बी ए फैक्टर, ये जो सीमा है ये हमेशा ही एक फैक्टर रहेगा इन अ न्यू कोल्ड वॉर, नए शीत युद्ध में, बिटवीन द यूएस एंड चाइना, भारत और चाइना, यूएस और चाइना के बीच। अगर यूएस चाइना के बीच नया शीत युद्ध होता है तो भारत और चाइना के जो बाउंड्री आपस में ये शेयर करते हैं ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यहाँ क्या बोलना चाहा इसने, ही सब्जेक्ट था, एडेड वर्ब थी, उन्होंने जोड़ा, एस जयशंकर ने जोड़ी बात आगे कि यहाँ तक कि, अब इवन का मतलब भी होता है कि यूएस को मतलब यहाँ पे अपने जो प्रेजेंट अलायंसेज है, वर्तमान में जो गुट हैं, उनसे भी परे सोचना पड़ेगा, ठीक है, कॉलिशन भी कह सकते हैं गुट को। तो ये कह रहा है कि अलग यहाँ पे सोचना पड़ेगा, उससे कुछ और देखना पड़ेगा और एंगेज रहना पड़ेगा, अधिक जो मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स हैं, बहुपक्षीय अरेंजमेंट्स हैं, उनमें मतलब जुड़ना पड़ेगा उन देशों के साथ जो बहुत सारे और देश भी हैं, केवल 2-3 के साथ मित्रता क्यों नहीं देखना है, औरों की मित्रता बढ़ानी है, कहने का मतलब ये है। एस जयशंकर ने यह भी समझाया कि नॉन अलाइनमेंट जो है, गुट निरपेक्षता की नीति ने शीत युद्ध के दौर में, जब यूएस और सोवियत यूनियन के शीत युद्ध चल रहा था, उस दौर में भारत की मदद की थी, इस चीज़ ने काम किया था भारत के लिए।
लेकिन अब ये फैक्ट जो है कि भारत और चाइना की लैंड बाउंड्री शेयर होती है, तो अगर नया शीत युद्ध होता है यूएस और चाइना के बीच में, तो यहाँ पे ये चीज़ प्रभावित करने वाली है। ये एक फैक्टर रहेगा, इसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि भारत का भी तो हित देखना है। अमेरिका को अमेरिका भारत का एक मित्र राष्ट्र मान लीजिए फिलहाल, और चाइना शत्रु राष्ट्र मान लीजिए। तो अगर इनका शीत युद्ध होता है तो भारत भी यहाँ पे प्रभावित हो सकता है, क्योंकि दोनों की बाउंड्री आपस में लगती है और दोनों का सीमा विवाद चल ही रहा है, ये आप जानते हैं। आगे देखिएगा, ही स्पोक ऑफ इंडो यूएस कॉपरेशन इन मैनी फील्ड्स। उन्होंने बात करी किस बारे में, अब ये के बारे में देखो ऑफ भी लगा सकते हैं, स्पीक ऑफ का मतलब है स्पीक अबाउट। उन्होंने बात करी किस बारे में, भारत और यूएस के सहयोग के बारे में, इन मैनी फील्ड्स का मतलब अनेकों फील्ड्स में। तो अनेकों क्षेत्रों के अंदर भारत और यूएस के सहयोग की बात भी उन्होंने की। एंड दैट द ग्रोइंग मैरीटाइम कोलैबोरेशन इन पर्टिकुलर, और कह रहा है कि भाई बढ़ता हुआ, ग्रोइंग का मतलब बढ़ता हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर कोई भी काम होता हुआ है या फिर होने वाला है, ऐसे कंडीशन में तो आप लगाएंगे V0 + ING जब वर्बल एडजेक्टिव बनाते हो। और जब हो चुका है, हो गया है, ऐसी स्थिति हो तो उसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। मैरीटाइम का मतलब रिलेटेड टू सी है, कोलैबोरेशन का मतलब सहयोग है, इन पर्टिकुलर का मतलब विशेष रूप से है। तो कह रहा है कि उन्होंने बात करी किस बारे में, भारत और यूएस के सहयोग के बारे में अनेकों क्षेत्रों में, और बढ़ते हुए समुद्रीय सहयोग के बारे में बात करी विशेष रूप से। बट लेफ्ट अनसेड, लेकिन उन्होंने अनकहा छोड़ दिया। लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म है, अनसेड का मतलब अनकहा, जो कहा ही नहीं गया, लेकिन इस बात को अनकहा छोड़ दिया। द हार्ड रियलिटी, जो एक कठोर वास्तविकता है, उसको छोड़ दिया। दैट मिलिट्री कोलैबोरेशन ऑन लैंड वुड प्रूव प्रॉब्लमेटिक, कि जो मिलिट्री कोलैबोरेशन है, सैन्य सहयोग है जमीन पर, थल सेना का सहयोग जो है, वो मतलब प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे प्रूव होगा। गिवन इंडियाज डिस्प्यूटेड बाउंड्री विद चाइना, कारण क्या है इसको देखते हुए। गिवन यहाँ प्रेपोजिशन है, और जब गिवन प्रेपोजिशन के रूप में आता है तो आपको पता है कि इसका मतलब होता है कंसिडरिंग, इसको देखते हुए, ठीक है। तो प्रॉब्लमेटिक साबित होगा किसको देखते हुए, भारत की विवादास्पद बाउंड्री को देखते हुए चाइना के साथ में। द वेन्यू ऑफ ए नियरली 3 month लॉन्ग स्टैंड ऑफ, अब ये जो वेन्यू है ये एक स्थान बन चुका है। वेन्यू का मतलब स्थान, कौन सा वेन्यू, ये डिस्प्यूटेड बाउंड्री, ये जो सीमा विवाद चल रहा है, विवादास्पद सीमा है, ये एक वेन्यू है किसका, नियरली 3 month लॉन्ग स्टैंड ऑफ। लगभग, नियरली का मतलब ऑलमोस्ट, 3 महीने लंबा, स्टैंड ऑफ का मतलब गतिरोध, स्टैंड ऑफ का मतलब हमने पढ़ा था इम्पास हो सकता है, इसका हमने पढ़ा था स्टेलमेट हो सकता है, सॉरी इसको कर सकते हो स्टैंड स्टिल कर सकते हो, डेडलॉक कर सकते हो। तो ये सब सिनोनिम्स हैं इसके, ठीक है, गतिरोध। तो कह रहा है कि ये एक वो वेन्यू है जो लगभग 3 महीने लंबा एक गतिरोध बना हुआ था भारत और चाइना की आर्मी के बीच। PLA तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी भी है चाइना की, और वहाँ की आर्मी का नाम भी है, और भारतीय सेना, इन दोनों के गतिरोध बना हुआ है 3 महीने से। तो इस बाउंड्री का मतलब कह रहा है कि यहाँ पे विवादास्पद बाउंड्री लगती है। इसलिए अगर थल सेना सहयोग, समुद्री मार्ग में सहयोग चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका का सहयोग यहाँ पे भारत को होता है, भारत और अमेरिका की सेना आपस में संयुक्त अभ्यास करती है, मिलिट्री कोलैबोरेशन देखने को मिलता है थल स्तर पर, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने भारत और अमेरिका के सहयोग के बारे में बात की अनेकों क्षेत्रों के अंदर, इसमें विशेष रूप से बात की समुद्रीय क्षेत्र में सहयोग की, लेकिन उन्होंने अनकहा छोड़ दिया उस कठोर वास्तविकता को। कठोर वास्तविकता क्या है, कठोर वास्तविकता ये है कि अगर मिलिट्री कोलैबोरेशन देखने को मिला दोनों देशों का, कहां पर, जमीनी स्तर पर, तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा। कारण क्या है, क्योंकि भारत की विवादास्पद सीमा लगती है चाइना के साथ में, कहें कि भारत का जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है चाइना के साथ में, उसको देखते हुए, और ये जो बाउंड्री है, ये जो LAC है, वो अभी फिलहाल स्थान बनी हुई है गतिरोध का। गतिरोध कब से चल रहा है, 3 महीने से, किस किस के बीच में, PLA और इंडियन आर्मी के बीच में। तो यहाँ आपने क्या सीखा है, ही सब्जेक्ट था, स्पोक वर्ब थी, बाकी आपने देखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया था ग्रोइंग, और हमने देखा स्टैंड ऑफ के सिनोनिम्स क्या हैं, और बिटवीन के साथ में एंड लगता है, तो ये एंड लगा हुआ है। इसके बाद देखिए मिस्टर जयशंकर कमेंट्स आर ए क्लियर आइड असेसमेंट। मिस्टर जयशंकर की जो टिप्पणियां हैं, जो भी उन्होंने रिमार्क्स किए हैं, वो क्या हैं, आर ए क्लियर आइड असेसमेंट। क्लियर मतलब एकदम स्पष्ट रूप से देखा हुआ, और असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन। देखिए असेसमेंट का इवेल्युएशन है, अप्रेजल है, एस्टिमेशन है। तो मिस्टर जयशंकर की जो टिप्पणियां हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखी हुए मूल्यांकन है। ऑफ इंडियाज कॉन्स्ट्रेंट्स, किसके बारे में, भारत के कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब रेस्ट्रिक्शन है, कंट्रोल है, लिमिटेशन है, कर्व है, नियंत्रण को बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। तो
किसके बारे में? भारत का जो एक प्रकार से कहें कि लिमिटेशन है, भारत उससे आगे नहीं जा सकता, उस बारे में। एंड अवेन्यूज, अवेन्यूज का मतलब क्या है? अवेन्यूज का मतलब रास्ता, चैनल, मार्ग, जिस मार्ग से आगे बढ़ सकता, रूट, एले, वे, कोर्स। फॉर इट्स पोटेंशियल ग्रोथ, पोटेंशियल का संभावित, पॉसिबल, ग्रोथ का मतलब वृद्धि। तो मिस्टर जयशंकर की जो टिप्पणियां हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से किया गया, स्पष्ट रूप से देखा गया मूल्यांकन। क्लोज, क्लियर आइड जो है वो एक प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल बन रहा है, असेसमेंट नाउन था, उससे पहले थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल है। तो मिस्टर जयशंकर की जो टिप्पणियां हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से किया गया मूल्यांकन है, किस बारे में? कि भारत का यहां तक की लिमिटेशन है, भारत इस लिमिटेशन, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता, उस बारे में इन्होंने टिप्पणियां की। और यहाँ पे पोटेंशियल ग्रोथ के कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं, संभावित वृद्धि किस किस दिशा में हो सकती है, उस बारे में बताया। आगे कह रहे द असर्शन ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस एंड रेसिस्टेंस टू ज्वाइनिंग एनी अलायंस कम्स एज अ टाइमली रिमाइंडर अमिड स्पेकुलेशन द टेंशंस विद चाइना विल पुश इंडिया इनटू अ स्ट्रॉन्गर क्लिंच विद वॉशिंगटन विच इज ऑन इट्स ऑन कॉलिजन कोर्स विद बीजिंग। समझिएगा, द असर्शन, असर्शन का मतलब असर्ट से बनता है, असर्ट का मतलब होता है दृढ़ता से बोलना, तो ये दृढ़ता मान लीजिए। तो ये जो असर्शन है, दृढ़ता से जो बात कही गई है, किस बारे में? भारत की रणनीतिक आज़ादी के बारे में। एंड रेसिस्टेंस टू ज्वाइनिंग एनी अलायंस, रेसिस्टेंस का मतलब एक प्रकार से कह दो प्रतिरोध, रुकावट, किस चीज़ के प्रति? ज्वाइनिंग एनी अलायंस, किसी भी गुट में शामिल होने के प्रति। कम्स एज ए टाइमली रिमाइंडर, ये समय पर आया हुआ रिमाइंडर है, रिमाइंडर का मतलब जो चीज़ याद दिलाने वाली है, टाइमली का मतलब बिल्कुल समय पर आया है। अमिड स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन के बीच, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अटकलें, आपने जो गैस किया है उसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। उन अनुमान के बीच द टेंशंस विद चाइना, क्या कि चाइना के साथ जो टेंशन चल रही है, विल पुश इंडिया, वो भारत को धकेलेगी, पुश करेगी इनटू अ स्ट्रॉन्गर क्लिंच, किस ओर? कि अधिक मजबूत यहाँ पे गठजोड़ होगा, क्लिंच होगा, कनेक्शन होगा, किसके बीच? वॉशिंगटन के साथ, मतलब यूएस के साथ। विच इज ऑन, विच यहाँ पे वॉशिंगटन मतलब यूएस के लिए है, जो पहले से ही, ऑन इट्स ऑन का मतलब स्वयं में ही, कोलिजन का मतलब टकराव। एक चीज समझिएगा, कोलिजन एक शब्द है और एक शब्द है कोल्यूजन, एक वर्ड है कोल्यूजन। कोलिजन का मतलब टकराव होता है, कोल्यूजन का साठ गांठ होता है, ठीक है। तो साठ गांठ है तो कोल्यूजन आएगा, टकराव है तो कोलिजन, तो यहां तो टकराव है। टकराव का रास्ता है कि बीजिंग के साथ चाइना मतलब अमेरिका खुद ही चाइना से मतलब टकराव की स्थिति में है, ऐसी कंडीशन को कह रहा है। तो मिस्टर जयशंकर के कमेंट्स जो हैं बिल्कुल क्लियर कट असेसमेंट है, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि से किया गया मूल्यांकन है भारत के लिमिटेशंस को लेकर कि भारत लिमिट यहाँ मतलब इस बाउंड्री को भारत पार नहीं कर पाएगा। और उन क्षेत्रों के बारे में बताया है, कमेंट्स जो हैं उन रास्तों में बताता है कि यहाँ भारत की पॉसिबल ग्रोथ हो सकती है। तो एक बात जो दृढ़ता से कही गई है भारत के रणनीतिक इंडिपेंडेंस और रेसिस्टेंस के प्रति कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हो सकता, भारत के एक रेसिस्टेंस है, वो इस समय आया है कि जब अनुमान लग रहा था कि बढ़ती हुई टेंशन जो चाइना के साथ है वो निश्चित रूप से भारत को धकेलेगी अमेरिका की तरफ। अगर चाइना से नहीं बन रही है तो अमेरिका का सहयोग भारत को चाहिए, तो भारत अमेरिका तरफ जाएगा। इस समय टिप्पणियां आई हैं, इसका मतलब लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया, राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, उन्होंने अनुमान लगाना शुरू किया कि चाइना से अगर दुश्मनी होती है तो भारत जाएगा अमेरिका की तरफ। अगर भारत अमेरिका की तरफ जाएगा तो अमेरिका खुद जिसका टकराव की स्थिति है चाइना के साथ में, तो वहाँ पे ठीक है भारत एक फर्म मतलब दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, वो कहानी हो गई। तो यहाँ पे दुश्मन कौन? चाइना, उसका दुश्मन कौन? अमेरिका, दोनों क्या हो गए? दोस्त। वो कहानी यहाँ पे बता रहा है। तो इसका लग रहा था कि दोनों ये आपस में जुड़ेंगे, लेकिन ये यहाँ पे जो भी इन्होंने बताया है कि भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता आया है, भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं रहा है, और हम सिरे से खारिज नहीं करते हैं कि गुट निरपेक्षता ही चलनी चाहिए, गुट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बैलेंस्ड होकर स्टेप्स उठाएंगे, ये सब बातें की हैं। इसके अंदर आपको सीखने को क्या मिला है? 3 तो ये वर्ड हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। स्पेकुलेशन का मतलब गैस कहते हो, अनुमान को बोलते हैं, अटकलों को बोलते हैं। रेसिस्टेंस के साथ टू लगता है कि किस चीज के प्रति विरोध है, प्रतिरोध है, रुकावट है, तो किस के सामने रुकावट है उसके लिए टू लगता है, ठीक है। एक बात और, यहां पे आप सोचोगे कि टू के साथ आईएनजी है, टू में नहीं है, रेसिस्टेंस टू है, पूरी जब फ्रेज के साथ टू लगा रहता है तो आईएनजी लगता है। टू अगर वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है तो V0 लगता है। एक बात और कि टाइमली शब्द है, LY है, आपको लगेगा कि एडवर्ब है, एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव ही है, क्योंकि देखिए कि नाउन है और नाउन से पहले तो एडजेक्टिव ही आएगा, तो LY एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव भी हो सकते हैं।
एक कल के सेशन में एक प्रश्न था, मुझे याद आ गया, सच का एक प्रयोग था शायद, मुझे एग्जैक्टली सेंटेंस तो याद नहीं है, कुछ बच्चों ने कमेंट किए हैं कि सर सच के बाद में आपने बताया था कि सिंगुलर नाउन आएगी तो ए या एन लगेगा या फिर नाउन प्लूरल ही आएगी। बिल्कुल आपका सही है वो, मैंने शायद मिस कर दिया हो पॉइंट, वहां पे जरूर से ए होना चाहिए था या फिर प्लूरल होना चाहिए था। रेयर इंस्टेंसेस था, पता नहीं एग्जैक्टली क्या था, लेकिन आप लोग ठीक थे, वहां पे सही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट का इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल होता है, क्रूशियल होता है, तो ये महत्वपूर्ण है। दैट डिस्पाइट मल्टीपल रेफरेंसेज बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो टू द इंडिया चाइना क्लैशेज, the deaths of Indian soldiers at Galwan Valley last month and his call for India and the US to jointly counter China, the government has rightly chosen not to raise its tension with China in any forum other than bilateral talks with Beijing। बहुत ही आसान सा है, देखिएगा क्या कहना चाहता है। It is significant, ये महत्वपूर्ण है। That की despite preposition है, इसके साथ में ऑफ नहीं लगता है, despite का मतलब के बावजूद होता है। तो इस चीज़ के बावजूद कि काफ़ी बार रेफरेंस का मतलब संकेत, काफ़ी बार संकेत दिए गए, मल्टीपल का मतलब अनेकों रेफरेंस दिए गए, किसके द्वारा, यहाँ पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो, उनका नाम है। तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पियो, उनके द्वारा अनेकों बार रेफरेंसेस दिए गए हैं, संकेत दिए गए हैं भारत को, किस बारे में, टू द इंडिया चाइना क्लैशेज, इस बारे में संकेत किया है, भारत और चाइना के जो भिड़ंत है उस बारे में। द डेथ्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स एट गलवान वैली, गलवान घाटी के अंदर जो क्लैश हुआ था, लड़ाई हुई थी, क्लैश का मतलब झड़प है, लड़ाई है, तो जो लड़ाई हुई थी वहां पे जो शहीद हुए थे भारतीय सैनिक, एंड इज कॉल फॉर इंडिया एंड द यूएस टू जॉइंटली काउंटर चाइना, और उनकी जो डिमांड है, कॉल फॉर का मतलब डिमांड होता है, ये हमने पढ़ा था पहले भी, और उनकी जो डिमांड है, मांग की थी माइक पॉम्पियो ने कि भारत और यूएस मिलकर जॉइंटली काउंटर करें। काउंटर का मतलब क्या है, विरोध करना, जो उनका फोर्स है चाइना की तरफ से, उधर उनका विरोध करें, हम मिलकर काउंटर करें, विरोध का सामना करें। तो इन सब चीज़ों के बावजूद लग गया था ना, डेस्पाइट लग रहा था। तो गवर्नमेंट ने, मतलब भारत सरकार ने, राइटली चोजन मतलब ठीक तरीके से चूज किया है, चूज की थर्ड फॉर्म चोजन है, चोज एंड चोजन होता है, CHOOSE होता है, फिर CHOSE होगा, फिर CHOSEN होगा। तो भारत ने सही तरीके से चुना है, नॉट टू रेज इट्स टेंशन, रेज के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो देख लो टेंशन से, कि भारत कोई भी टेंशन नहीं उठाएगा, कि खड़ी नहीं करेगा चाइना के साथ में किसी भी फोरम पर। फोरम का मतलब मंच है, फोरम का प्लूरल बनता है फोरा। अदर देन, किसके अलावा, अदर देन का मतलब के अलावा, अदर के साथ देन ही लगता है। बायलैटरल द्विपक्षीय बातचीत, तो द्विपक्षीय बातचीत जो है चाइना के साथ, वहां जरूर भारत पॉइंट रेज कर सकता है, लेकिन बाकी किसी मंच पर भारत इसके साथ में कहीं टेंशन नहीं उठाना चाहता, सही तरीके से स्टेप लिया। तो यहां क्या बोलना चाह रहा था, बहुत सिंपल तरीके से बात करें तो माइक पॉम्पियो एक व्यक्ति हैं, जो कौन है, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, ये मतलब यूएस सचिव हैं, यूँ कह सकते हो। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस दिए, काफ़ी संकेत किए। क्या संकेत किए, कि भारत और चाइना के क्लैशेस के संकेत किया कि भारत चाइना की लड़ाई चल रही है, संकेत किया कि गलवान घाटी में भारत के अनेकों सैनिक शहीद हुए। इन्होंने ये संकेत किया कि अब ज़रूरत है, डिमांड की कि भारत और अमेरिका मिलकर इसको काउंटर करें चाइना को। इन सब चीज़ों के बावजूद भी सरकार ने यहाँ पे सही तरीके से एक मार्ग चुना कि चाइना के साथ में कोई भी टेंशन क्रिएट नहीं करेगा भारत, किसी भी मंच पर केवल एक जगह कर सकता है, वो क्या है, द्विपक्षीय बातचीत, वहाँ जरूर विरोध जता सकता है, बाकी किसी और मंच पर चाइना के साथ कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा भारत, ये कहना चाहता है। आगे देखिएगा, तो यहां पे अपने फोरम का प्लूरल देख लिया है, चूज की तीनों फॉर्म देख ली है, यही सब कुछ था इसके अंदर। इसके बाद में बात करें अगर, तो आगे है इक्वली सिग्निफिकेंट इज द गवर्नमेंट्स आउटरीच। आउटरीच का मतलब क्या है, पहुंच होना, है ना, पहुंचना। तो इक्वली सिग्निफिकेंट, बराबर रूप से महत्वपूर्ण, ये भी है, तो वो तो महत्वपूर्ण था ही, देखो दे रखा था ना, यहाँ पे इट इज सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण है, तो यहाँ कह रहा है कि ये भी बराबर रूप से महत्वपूर्ण है कि गवर्नमेंट्स आउटरीच टू मॉस्को। मॉस्को कौन हो गया, रशिया की राजधानी, रशिया की बात है कि भारत रशिया के पास भी जा रहा है, भारत रशिया से भी मित्रता बढ़ा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंक्लूडिंग अ विजिट बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इसमें शामिल है, कैसे आउटरीच कर रहा है, राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हैं वो रशिया जाके आए हैं। एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ मिस्टर जयशंकर रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल लास्ट मंथ। तो इन्होंने पार्टिसिपेशन दिखाया, मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेट किया मिस्टर जयशंकर ने, जब इन तीनों देशों का, भारत, रशिया और चाइना का ट्राइलेटरल, त्रिपक्षीय, तीनों पक्ष हो गए ना,
इनमें मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखाया। और जो विदेश मंत्री हैं उनके जो टिप्पणियाँ आई हैं दैट इंडिया शुड ऑल्सो सीक टू बिल्ड कोलिशंस, की भारत को देखना चाहिए, सीक का मतलब तलाशना, सीक का मतलब चाहना, तो भारत को तलाशना चाहिए, क्या चाहना मतलब प्रयास करना चाहिए, किसका, बिल्ड कोलिशंस, गुट बनाने का, विद मिडल पावर्स, किसके साथ में, मिडल पावर्स, ऐसे पावर्स, ऐसे देश जिनका मध्यम दर्जे की पावर है इंटरनेशनल फोरम पर, इंटरनेशनल फोरा पर, सच एज जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, जापान है, इनके साथ। तो बराबर रूप से इंपॉर्टेंट ये भी है कि भारत रशिया की तरफ भी अपने कदम बढ़ा रहा है। इसमें शामिल है कैसे कदम बढ़ा रहा है, राजनाथ सिंह जो है वो रशिया होकर आए हैं। एक पार्टिसिपेशन देखने को मिला है जब रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल जो लास्ट मंथ मतलब कह सकते हो मीटिंग हुई, कुछ भी हुआ, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन देखने को मिला। और विदेश मंत्री के जो टिप्पणियां हैं, एस जयशंकर की टिप्पणियां हैं किसको लेकर कि भारत को यहाँ पे गुट बनाने चाहिए, किसके साथ, मिडिल पावर्स के साथ, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, जापान है, इनके साथ, ये सब भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, अ टाइम ऑफ क्राइसिस ऑफन क्लैरिफाइज प्रायोरिटीज, अगर कोई संकट का समय होता है, क्राइसिस का समय होता है, वो अक्सर क्लैरिफाई कर देता है। क्राइसिस का टाइम है, टाइम सिंगुलर है तो क्लैरिफाइज आ गया, प्रायोरिटीज प्राथमिकताएं। तो अगर कोई संकट का समय होता है तो वो अक्सर प्राथमिकताएं तय कर देता है आपकी, कि आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर देता है कि आपको पहले तवज्जो इसको देनी चाहिए। एट ए टाइम ऑफ डबल क्राइसिस फॉर इंडिया, अब जब समय है दुगुना, दो क्राइसिस हैं। पहले तो ये कह रहा है कि ये तो एक कहावत बता दी, एक सीधा सा सिंपल से एक बात हो गई कि ये क्राइसिस के टाइम पे आपकी प्रायोरिटीज निश्चित होती है कि पहले तवज्जो किसको देनी है। लेकिन अगर डबल क्राइसिस हो, दुगुना संकट हो, तो भारत के लिए जैसे कि दो संकट कौन से हैं, एक तो भारत को लड़ना है नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक से, वैश्विक महामारी से, दूसरा क्या है, चाइना का जो अग्रेशन है, चाइना की जो फिलहाल आक्रामकता देखने को मिल रही है LAC पर, बॉर्डर पर, उससे लड़ना है। तो द मैसेज फ्रॉम न्यू दिल्ली इज वन ऑफ ए केयरफुली कैलिब्रेटेड बैलेंस, तो जो संदेश है भारत की तरफ से वो संदेश क्या है, ये जिसको देखकर आ रहा है, वन ऑफ ए केयरफुली कैलिब्रेटेड बैलेंस, वो एक मतलब उनमें से एक है। अब देखो आप सोचोगे कि वन ऑफ वन प्लूरल नाउन लगना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ ए लग गया, यहाँ ए लग गया तो ये नाउन सिंगुलर ही आएगा। केयरफुली सावधानी पूर्वक, ये हो गया नपातुला, बैलेंस संतुलन, तो ये तो आपका नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका एडवर्ब हो गया। तो नाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब, तो इसका आंसर एडवर्ब है। तो कह रहा है कि जो मैसेज है भारत की तरफ से बड़ा ही कैसे सावधानी पूर्वक नपा तुला, एक संतुलित सा मैसेज है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, अब बात करें हम रिवीजन की, तो देखो कंटेंशन का मतलब हमने बताया था ओपिनियन होता है, तो फर्स्ट को जोड़ दीजिएगा डी से। लेआउट का एक्सप्लेन करना है, समझाना है, ए। असेसमेंट का अप्रेजल है, मूल्यांकन है, ई। फिर कैलिब्रेटेड का मतलब नपातुला है, तो मेजर्ड, तो फोर्थ को जोड़ेंगे सी से। एंड फिफ्थ डिसएंटेंगल है, तो अनटेंगल है, सुलझाने को बोलते हैं, बी। तो ये आपके रिवीजन जो आज ही की वो कैब थी उसी में से रिवीजन दिया गया है। बात करें ट्रांसलेशन की, तो देखो यहाँ पर भी काफ़ी सारे ईडियम्स आपको नए मिलेंगे। उसके पास करने के लिए पहले ही उतना काम है जितना वह कर सकता है। तो ये जो पहले से ही उतना काम है जितना वो कर सकता है, इसको एक फ्रेज दी है क्या कि उसके हाथ फुल हैं, है ना, तो ही हैज़ हिज हैंड्स फुल ऑलरेडी। इसका मतलब ये है कि उसके पास पहले से ही उतना काम है जितना कि वो कर सकता है। आप कहें मेरे पास पहले से ही उतना काम है जितना मैं कर सकता हूँ, तो क्या कहोगे, आई हैव माई हैंड्स फुल ऑलरेडी। कोई लड़की है कहें कि उसके पास पहले से उतना काम कर सकती है, तो शी हैज़ हर हैंड्स फुल ऑलरेडी। कुछ वाक्य बना के देखेंगे तो ये फ्रेज आपको याद हो जाएगी। फिर कह रहा है इसलिए वह अतिरिक्त काम नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता। जैसे मैं कहूँ कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता तो मैं कहूँगा आई कैंट स्पीक इंग्लिश। आप कहो कि आप गाड़ी नहीं चला सकते तो यू कैन नॉट ड्राइव कार, है ना। आप कहें कि वह नहीं दौड़ सकता तो ही कैंट रन, इस प्रकार के वाक्य बनते हैं। तो यही बात यह है कि वह काम नहीं कर सकता तो ही कैन नॉट, और एक्स्ट्रा वर्क है तो डू एक्स्ट्रा वर्क, तो ही कैन नॉट डू एक्स्ट्रा वर्क। एक बात याद रखिएगा, कैन और नॉट अलग अलग नहीं आते हैं, साथ में आते हैं, या फिर इसको एब्रेविएट करके लिख सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हो इनमें से। ठीक है, आगे देखिए, राहुल के बारे में यह कहा जाता है। ये देखो पैसिव वॉइस का वाक्य है, ऐसा कहा जाता है तो इट इज सेड, है ना। ऐसा किया जाता है इट इज डन, ऐसा सोचा जाता तो इट इज थॉट, ऐसा पढ़ाया जाता तो इट इज टॉट। तो जो भी बनाना आपको पैसिव वॉइस में उसमें किया जाता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव होता है जो इज एम आर से बनता है, तो इट इज सेड। किसके बारे में, राहुल के बारे में, तो इट इज सेड अबाउट राहुल। क्या की, तो की के लिए दैट लग गया। वह उम्र में छोटा और ज्ञान में बड़ा है, ये एक फ्रेज है कि वह उम्र में छोटा और ज्ञान में बड़ा है, तो ही हैज़ एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ठीक है, ही हैज़ एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, तो वह उम्र में छोटा और ज्ञान में बड़ा है, समझ गए। तो
अगर आप कहें कि आप उम्र में छोटे और ज्ञान में बड़े हैं तो यू आर एन ओल्ड हेड, यू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, शी हैज़ एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, दे हैव ओल्ड हेड्स ऑन यंग शोल्डर्स। इस प्रकार से कर सकते हो आप। तो जो भी आपको बनाना है ऐसे बना के देखिएगा, वाक्य को बन जाएगा। अगला देखिए, उसका घर पिछले वर्ष नीलामी द्वारा बेचा गया। अब नीलामी द्वारा बेचा गया, देखो इसके लिए फ्रेज यूज की गई है, उसका घर हिज हाउस केम अंडर द हैमर। अब ये पैसिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, या फिर सीधा ऐसे भी हो जाता कि हिज हाउस वॉज सोल्ड इन ऑक्शन, इन एन ऑक्शन लास्ट ईयर, लेकिन अब मैंने बनाया इसको फ्रेज के द्वारा, तो कम अंडर द हैमर का मतलब नीलामी के द्वारा बेच दिया गया। तो हिज हाउस चूंकि पास्ट की बात है तो केम अंडर द हैमर लास्ट ईयर, पिछले वर्ष। अब हम बात करें प्रेपोजिशन की, तो हिज नेचर इज डिफरेंट, मैंने बताया था डिफरेंट के साथ में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फिर दे रखा है वी डिफर्ड, यहाँ पे विद लगेगा क्योंकि यहाँ पे असहमति है कि हम उसके साथ असहमत थे। डिसअग्रीमेंट अगर है तो डिफर के साथ विद लगेगा, अनलाइक है, समान नहीं है तो फिर फ्रॉम लगेगा। द स्कीम इज बी सेट विद, बी सेट के साथ विद लगता है, बी सेट का मतलब ग्रसित होना होता है, तो ये जो योजना है वो प्रॉब्लम से भरी हुई है। ठीक है, तो ये आज आपका एडिटोरियल हो गया है। अब आप ज़रूर से इसको शेयर कर देना मैक्सिमम, और लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं अब नए सेशन के साथ मंडे को शाम 5 बजे, क्योंकि मंडे से फ्राइडे हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। अब 2 दिन आपको बीच में मिलेंगे। अब अगर मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर वीडियो आपको ला कर दूंगा, सैटरडे और संडे को भी समय नहीं मिलता है तो मंडे को तो वीडियो मिलेगा ही शाम 5 बजे। तो मंडे को मिलते हैं, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।